नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी के 95वें सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना संकट को अवसर में बदलने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस समय आईसीसी के सदस्यों के चेहरे पर और करोड़ों देशवासियों के चेहरे पर मैं एक नया विश्वास और आशा देख सकता हूं। पूरा देश इस संकल्प से भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में बदलना है और इसे हमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनाना है। यह टर्निंग पॉइंट है आत्मनिर्भर बनना। आपको बता दें, इसके पहले प्रधानमंत्री ने 2 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई की एजीएम में भी भाग लिया था। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में हुई मॉब लिंचिंग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दोनों साधुओं के रिश्तेदारों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा। आपको बता दें, इसके बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में मामले की फिर से सुनवाई होगी। मामले में अभी तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए थे। इसके साथ ही उचित जांच एजेंसी के माध्यम से मामले की जांच के लिए दिशा निर्देश मांगे गए। आपको बता दें, याचिकाकर्ताओं के मुताबिक मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र पुलिस घटना की जांच कर रही है, लेकिन उन्हें उनकी जांच पर भरोसा नहीं है। पुलिसकर्मियों पर भी घटना में शामिल होने का शक है और इस वजह से राज्य पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। ऐसे में मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही महाराष्ट्र पुलिस से मामले की जांच रिपोर्ट मांग ली थी, जिसके बाद आज सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा गया। फिलहाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश पर बनी एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने कहा कि चीन को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि जितनी देरी होगी वो उसके लिए नुकसानदेह होगी। भारत की जनता बड़े पैमाने में चीन के खिलाफ हो रही है। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर में भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तब तक हिंदुस्तान शांत नहीं होगा। चाइना को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि जितनी देरी होगी वो उसके लिए नुकसानदेही होगी। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बड़े पैमाने पर उसके खिलाफ हो रही है और गवर्नमेंट को फोर्स किया जाएगा कि चाइना के ऊपर इंक्रीजिंग कॉस्ट लगाए। आज सुबह बदगाम के इलाके में एक और एनकाउंटर हुआ है बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट। ये पिछले 5 दिन में चौथा एनकाउंटर है। पहले 3 एनकाउंटर में हमने 14 टेररिस्ट को हलाक किया और उनके कई कमांडर्स को भी मार गिराया। इन एनकाउंटर्स में हिंदुस्तान की सेना को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई कोलेटरल सिविल डैमेज भी नहीं हुआ। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि घाटी के अंदर जो टाइड है वो टेररिज्म के खिलाफ हो गई है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस और आप पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने मुल्क के रक्षा मंत्री और पीएम पर भरोसा करना चाहिए। तो साथ ही कहा कि भारत पूरी तरह से सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को चाइनीज और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क की सेना पर, अपने मुल्क के रक्षा मंत्री पर, अपने देश के प्रधानमंत्री पर और अपने देश की सरकार पर भरोसा करना चाहिए। जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत पूरी तरह सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। इसमें पूरे देशवासियों को ये भरोसा है, वो भरोसा टूटेगा नहीं। सर, दिल्ली सरकार के अधिकार से ही देखिए, दिल्ली में जिस तरह के मामले बढ़े हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार को इस पर सियासत नहीं करके, बल्कि कुछ दिनों के लिए, अभी तो चुनाव भी नहीं है, अभी तो वो जीत कर आए हैं, केंद्र में भी सरकार बनी है, फिर वो इस तरह की सियासत न करें
सस्ती लोकप्रियता के लिए जिस तरह की बयानबाजी आम आदमी पार्टी के मंत्री और उनके नेता कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना की लड़ाई को इकट्ठे और मजबूत होकर लड़ना है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों पश्चिम बंगाल में जनसंवाद नाम से एक वर्चुअल रैली की थी। उनके इस भाषण को प्रसारित करने के लिए प्रदेश भर में हजारों एलईडी स्क्रीन लगाई गई। अब उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसको लेकर ट्विटर पर चर्चा हो रही है। बंगाल के किसी सुदूर इलाके के इस फोटो में एक एलईडी टीवी बांस के पेड़ों में लटकाई गई दिखाई दे रही है, जिसके सामने कुछ बच्चों सहित कुछ लोग भाषण सुनते दिखाई देते हैं। जब पश्चिम बंगाल चक्रवात अम्फान से अभी उबरा नहीं है और पूरा देश कोरोना वायरस की जबरदस्त गिरफ्त में है, तब इस फोटो को ट्विटर पर तीखी प्रतिक्रियाएं मिल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने यह तस्वीर शेयर की थी और लिखा था, बंगाल के सुदूर इलाकों में लोग अमित शाह को बीजेपी जनसंवाद के दौरान सुन रहे हैं। पिछले 5 सालों से बीजेपी की कोशिशों का यह नतीजा है। लोगों को अच्छे दिन चाहिए, लेकिन इस तस्वीर पर बस विपक्षी पार्टियों ने ही नहीं बल्कि ट्विटर यूजर्स ने भी सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता राकेश सचान ने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी कोरोना वायरस से प्रभावित हुए गरीबों और मजदूरों को 7,500 रुपए नहीं भेज सकती या उन्हें घर नहीं पहुंचा सकती, लेकिन चुनावी प्रचार के लिए सब कुछ करेगी। आम आदमी पार्टी ने भी इस तस्वीर को शेयर कर लिखा, वेंटिलेटर्स की जगह एलईडी स्क्रीन लग रहे हैं, देश सच में बदल रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में 30 जून तक उम्मीद है कि 15,000 बेड की जरूरत होगी। इनको हम 20 जून तक तैयार कर लेंगे। अभी हमारे पास करीब 11,000 बेड तैयार हो चुके हैं। तो साथ ही कहा कि दिल्ली में 90 निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस का इलाज हो रहा है। दिल्ली में 90 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अभी कोरोना का इलाज हो रहा है और दिल्ली सरकार की 5 हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली सिर्फ कोरोना का इलाज कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 10,000 बेड है, जिसमें से ऑलरेडी हम 5,000 बेड, दिल्ली सरकार 5,000 बेड उसमें से डेडिकेट कर चुकी है और केंद्र सरकार के पास लगभग 12,000 बेड है, उसमें से लगभग 1,000 बेड उन्होंने भी किए हुए हैं और आगे वो भी बढ़ाएंगे। अस्पतालों ने सरकार को आगे किया था कि 20% बेड्स की आवश्यकता है, उससे दुगने बना के रख रहे हैं ना हमेशा। आज भी दिल्ली के अंदर लगभग 50% बेड अवेलेबल हैं और अगले 10 दिन के अंदर हम इसको 15,000 पे ले जाएंगे, जब हमारा टारगेट लगता है कि उससे आधे भी हमें जरूरत नहीं है। तो हम तैयारी कर रहे हैं। लोगों को अगले कुछ दिनों तक अपने आप को इस बीमारी से बचा के रखना है। पब्लिक इंटरेक्शन कम से कम, अगर किसी से मजबूरी में मिलना भी हो तो मास्क जरूर लगाएं, घर से बाहर ना जाएं। साथ ही साथ जो लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, मतलब बीपी कहते हैं बीपी है, या आपको चेस्ट की डिजीज़ है, इस तरह की अगर डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है, तो अपने आप को बचा के रखने की आवश्यकता है। इन्फेक्शन से, सिर्फ इन्फेक्शन होने से मृत्यु होगी ऐसा नहीं है। अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है या आपकी आयु ज़्यादा है तो ज़्यादा चांसेस हैं। तो मुझे लगता लॉकडाउन में ढील के बीच भारत में कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक होने वालों की संख्या भी उसी तेजी से बढ़ रही है। देश में कोरोना महामारी के 2,86,000 से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं और 8,102 लोगों की जान गई है। और इस बीच देश में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से ज्यादा हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,41,000 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर को जा चुके हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 1,37,000 है। इस तरह से देश में कोरोना वायरस की रिकवरी दर लगभग 49.21% है। लेकिन जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत दुनिया में कोरोना वायरस से 5वां सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। हरियाणा के जींद के जिला अस्पताल में कोविड-19 को लेकर अब स्पेशल 50 बेड का वार्ड बनाया गया है, जिसके चलते कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का इलाज अब जिले के सरकारी अस्पताल में किया जाएगा। आपको बता दें, ये पहले यह सुविधा जींद के अंदर नहीं थी, जिससे कोरोना पॉजिटिव आते थे तो उन्हें रोहतक रेफर किया जाता था।
तो वहीं इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजेश भोला से खास बातचीत की। कोविड-19 को लेकर जींद प्रशासन ने जो है अलग से स्पेशल वार्ड बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 60 बेड की जो है सुविधा दी गई है। जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आएंगे उनका यहाँ पे इलाज होगा। पहले भी जो है वार्ड तो था, लेकिन पहले जो कोरोना पॉजिटिव आते थे उनको जो सरकारी डॉक्टर हैं मेडिकल के, वो जो है उनको रोहतक रेफ़र करते थे और वहाँ पे जो है उनका इलाज होता था। और अब ऐसा नहीं होगा, अब जींद में ही कोरोना पॉजिटिव जो मरीज़ आएंगे उनको फैसिलिटी दी जाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो जींद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर राजेश भोला से जानते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह के प्रबंध किए गए हैं? देखिए, हरियाणा सरकार व हमारे जो माननीय सिविल सर्जन हैं उनका जो नई हिदायत हमें सरकार से प्राप्त हुई है, उसको देखते हुए जो सिविल हॉस्पिटल है जींद का, उसको पूरी तरह से कोरोना के रूप में डेवलप किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट व सेकंड फ्लोर पर हम लोगों ने कोरोना का वार्ड जो है वो बनाया है, जिसमें कि लगभग 55 से 60 पेशेंट को यहाँ पर रखने की सुविधा उपलब्ध है। और उसमें भी प्रत्येक बेड पर जो थर्मामीटर से टेम्परेचर की मॉनिटरिंग की जानी है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है या मॉनिटर की व्यवस्था है, वो पूरी तरह से तैयार कर ली गई है और आवश्यकता अनुसार पेशेंट को उपलब्ध करवाई जाएगी। जो सरकार की तरफ से जो हिदायत हमें प्राप्त है, उसमें प्रत्येक जो कोविड-19 पॉजिटिव के जो पेशेंट हैं, कोरोना पॉजिटिव के, उनको अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। यदि पेशेंट को माइल्ड कैटेगरी में है और एसिम्टोमेटिक है या थोड़ा बहुत अगर उसको तकलीफ़ है, जैसे कि गले में खराश या हल्का बुखार, ऐसे पेशेंट को हिदायत अनुसार घर पर रखा जा सकता है। घर पर उनका ट्रीटमेंट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जाएगा, दवा उपलब्ध करवाई जाएगी, उनको मॉनिटरिंग रखी जाएगी डेली, और टेलीफोन पर भी जो है हमारे यहाँ से डॉक्टर्स द्वारा उनसे रोज़ संपर्क किया जाएगा कि उनकी सेहत में कितना सुधार पहुँच रहा है या नहीं। सर, वेंटिलेटर की बात की जाए, अपने पास किस तरह की सुविधा है, कितने वेंटिलेटर सरकार की तरफ से दिए गए हैं? देखिए, जो होम क्वारंटाइन की हमने बात बताई है, वो माइल्ड पेशेंट के लिए, यदि इस तरह के पेशेंट को अगर और सिम्टम डेवलप होते हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो उन पेशेंट्स को हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि अलग अलग व्यवस्था हमारी प्रत्येक बेड पर ऑक्सीजन की और थर्मामीटर की उपलब्ध है। ऐसे पेशेंट को निमोनिया डेवलप होता है और ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन उनको देनी पड़ती है। इन पेशेंट्स के लिए लगभग 55 से 60 बेड की व्यवस्था हमारे सिविल हॉस्पिटल जींद में कर ली गई है। और इससे भी जो ऊपर के जो केसेस होते हैं, सीवियर केस, जिनमें कि जो रेस्पिरेशन है वो लगभग फेल होने की कगार पे होता है, ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है। और ये सीवियर केसेस को हम फ़िलहाल रोहतक रेफ़र कर सकते हैं। और अदरवाइज सरकार की तरफ से जो है हमें जो है एक बच्चों का और 2 बड़ों का 3 वेंटिलेटर हमें प्राप्त हुए हैं। और आईसीयू का जो यहाँ डेवलप करने का जो हमारा प्रोसेस है, वो कंस्ट्रक्शन का अंडर प्रोसेस है, और बहुत जल्द आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध होगी, तो वो भी फिर पेशेंट्स को जो है आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाई जाए। सर, अब जींद में कोरोना पॉजिटिव का इलाज होगा, जो मरीज आएंगे कोरोना पॉजिटिव? जी, जो माइल्ड कैटेगरी है होम क्वारंटाइन, जो मॉडरेट कैटेगरी है जिनमें थोड़ा सांस लेने की तकलीफ़ है, निमोनिया है, उनको हॉस्पिटल का एडमिशन, और सीवियर केसेस के अंदर रेफरल को कंसीडर किया जा सकता है। बिल्कुल, डॉक्टर जो डिप्टी सीएमओ हैं राजेश भोला, इनका सबसे ऊपर यही कहना है कि पहले जो है ये सुविधा जींद मेडिकल में नहीं थी, रोहतक रेफर किया जाता था। अब जो है संख्या बढ़ने के बावजूद जींद में ही जो सरकारी मेडिकल है उसमें स्पेशल से वार्ड बनाया गया है, और 60 बेड की सुविधा जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मिलेगी, और वहाँ यहाँ पे जो है उनका इलाज भी होगा। और 3 जो है वेंटिलेटर भी सरकार की तरफ से जींद हॉस्पिटल को दिए गए हैं। और अब जो है रोहतक रेफर नहीं किया जाएगा, अब जींद में ही कोरोना पॉजिटिव का इलाज होगा। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज, जींद। हिसार से बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के चप्पल कांड का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते आज हरियाणा के पंचकुला में हरियाणा महिला आयोग कार्यालय में हिसार मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह अपना पक्ष रखने पहुंचे। इसके पहले बुधवार को सोनाली फोगाट महिला आयोग में अपना पक्ष रख चुकी हैं। आपको बता दें, दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस मामला भी दर्ज करवाया गया है। तो वहीं इस मामले में हरियाणा महिला आयोग कार्यालय में हिसार के SHO संदीप को भी बुलाया गया है। हिसार से बीजेपी नेत्री
सोनाली फोगाट के चप्पल कांड का जो विरोध है वह अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चलते आज हरियाणा के पंचकुला में हरियाणा महिला आयोग कार्यालय में हिसार मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी सुल्तान सिंह अपना पक्ष रखने पहुंचे। लॉकडाउन के बीच केरल के कोझिकोड में स्कूली बच्चे ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर रहे हैं। कोझिकोड के मारुथोंकरा में आदिवासी छात्रों की मदद के लिए एक क्लासरूम बनाया गया है जिसमें लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्क्रीन की सुविधा है। आपको बता दें, क्लासरूम में एक टीचर भी मौजूद रहता है जिससे छात्र सवाल भी पूछ सकते हैं। तो वहीं सहायक शिक्षा अधिकारी जयराजन नमथ ने कहा कि अभी 90 से 95% विद्यार्थी इससे जुड़े हैं। इस हफ्ते के अंत तक 100% विद्यार्थियों की ऑनलाइन ट्रेनिंग से जुड़ने का मौका मिलेगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आज 73वां जन्मदिन है और इस अवसर पर विरोधियों ने उन्हें पोस्टर के माध्यम से घेरते हुए उनके 73 संपत्तियों का विवरण दिया है। कई जगह यह पोस्टर खास आरजेडी के उस पोस्टर के बगल में लगाया गया है जिसमें लालू को महानायक बताया गया है। आपको बता दें कि विरोधियों ने पोस्टर के जरिए लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। इस पोस्टर में लालू परिवार का संपत्ति नामा के साथ ही लिखा गया कि ये संपत्तियां राजनीतिक धौंस से बटोरी गई, जिसकी श्रृंखला शेष है। उन संपत्तियों को आगे सामने लाया जाएगा। उधर लालू यादव के जन्मदिन को आरजेडी गरीब सम्मान दिवस के रूप में मना रही है। लालू यादव के बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा कि लालू जी ने जो गरीब शोषित लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, आज सब उन्हें याद कर रहे हैं। आपको बता दें, लालू यादव फिलहाल चारा घोटाले के कई मामलों में सजा काट रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में टिड्डी दल का खतरा फिलहाल टला नहीं है। यूपी के प्रयागराज जिले में टिड्डी दलों ने हमला बोल दिया है, जिसको लेकर किसान अलर्ट हो चुके हैं। कृषि विभाग टिड्डियों के खात्मे के लिए प्लान तैयार कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर टिड्डियों को भगाने के लिए स्थानीय लोग बर्तन को बजा रहे हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान से निकला टिड्डियों का दल बुधवार को प्रयागराज के सैदाबाद प्रखंड के गांव में पहुंचा। कृषि अधिकारी और गांव के लोग टिड्डी दलों से फसलों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं शहर में लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को बंद रख रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में धान की बुआई शुरू हो चुकी है और इस बीच किसान मजदूरों की कमी से जूझ रहे हैं। लॉकडाउन में ज्यादातर मजदूर अपने गृह राज्य जा चुके हैं। तो वहीं किसान का कहना है कि मजदूरों की कमी है, जिसके चलते मजदूर 1 एकड़ के 6000 रुपए मांग रहे हैं। तो साथ ही कहा कि कटाई के लिए मशीन 10 से 12 लाख की है। छोटे किसानों के लिए इतनी महंगी मशीन लेना मुश्किल है। ਇਹ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਭਈਆਂ ਤੋਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ जी कितने पैसे मांग रहे हैं? ਇਹ 6-6000 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ये मशीन से क्यों नहीं लगा रहे? आजकल मशीन चल पड़ी। ਮਸ਼ੀਨ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਖੀ ਹੀ ਲੈਣੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਆ, 10-12 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। छोटे किसानों के लिए ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਵਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ नहीं ਲੈ सकता। वहीं पंजाब के बरनाला जिले के गांव चीमा में रजवाहा टूटने के कारण किसानों की कई एकड़ खड़ी फसल बर्बाद हो गई। दरअसल भारतीय किसान यूनियन एकता उंगराहा के दर्शन सिंह ने नहरी विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि हर साल रजवाहा टूटने के कारण 250 एकड़ के करीब रजवाहे के साथ लगती किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है।
तो वहीं इस मामले पर रजवाहे की देखरेख करने वाले नहरी विभाग के बेलदार ने बताया कि गांव के एक बस्ती का गंदा पानी रजवाहे में गिरने के कारण कोई भी लेबर रजवाहे को साफ करने के लिए तैयार नहीं होती है और नई बनी सड़क के पानी की निकासी भी इसी रजवाहे में है। और वहीं उन्होंने बताया कि इस संबंधी जब उन्होंने नहरी विभाग के उच्च अधिकारियों को बताया तो अधिकारियों ने बताया कि सड़क बनाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। तो वहीं उन्होंने रजवाहा टूटने के लिए अपने विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਸੀ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਸੀ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਜੀ ਸੜਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਫਸਰ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਬਾਕੀ ਆ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੂਰੇ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਨਲਾਇਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਲਾਇਕੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਲੇਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਲਾਇਕੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਰੁਕੇ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ, ਆਏ ਸਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜੀ, ਗਾਹਾਂ ਮੋਟਰ ਢਲਮ ਜੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆ ਪੂਰਾ ਸਿੰਘਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜਾ ਗਰੀਬ, ਇਹਦਾ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਸੀ, ਆ 2 ਕਿੱਲੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਪ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੂਏ ਬਣੀ ਝਾਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 2-2.5 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਬਸ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੂਏ ਤੇ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੋਂ ਦਾ ਸ਼ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਪੈਸੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, 2 ਕਿੱਲੇ ਆ ਨੇ, ਮੱਕੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਭੋਰਾ ਜਵਾਕ ਮੈਂ ਪਾਲੂੰਗਾ ਤੇ ਨਾ। ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਾ, ਇਸੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।